हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नियति आईएएस। लीगल नियति के सीरीज में आज हम एक लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर बात करेंगे। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो इंडियन पॉलिटिक्स और लॉ में एक लीगल फायर स्टॉर्म बन गया, यानी एक ऐसी बहस की आग जिसने गवर्नर के पावर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो स्क्रीन पर जैसा दिख रहा होगा, गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट्स फाइनल वर्ड। तो आज हम इसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो 2025 का लैंडमार्क जजमेंट बन गया, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ये आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जुडिशियरी से रिलेटेड यूपीएससी, यूजीसी नेट, इन सारे एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आप तो ये सोच रहे होंगे कि यार ये कोर्ट कचहरी की बातें कितनी बोरिंग होगी ना, पर रुकिए, ये केस किसी लीगल थ्रिलर से कम नहीं। इसमें पावर स्ट्रगल है, सस्पेंस है और एंड में सुप्रीम कोर्ट का धमाकेदार ट्विस्ट भी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किस बात की थी इसमें केस में, है ना, यानी कि किस बात की लड़ाई थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जब स्टेट असेंबली से कोई नया बिल पास होता है तो उसे गवर्नर को भेजा जाता है। किस चीज़ के लिए भेजा जाता होगा? तो एसेंट के लिए। एसेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल सिग्नेचर। इसका मतलब ये है कि जो बिल है उस पे गवर्नर का जब सिग्नेचर होगा तभी वो लॉ बनेगा, यानी कि एक बिल को कानून बनने के लिए गवर्नर का सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। ये तो हम लोग जानते ही है। तो इस केस में क्या हो रहा था, ये जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का केस है, इसमें क्या हुआ कि एक डेडलॉक पैदा हो गई। कौन सा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, यानी कि कानूनी रुकावट हो गई। ठीक है, तो यहाँ के जो गवर्नर थे उनके पास पिछले कई सालों से 10 बिल्स पेंडिंग थी और कुछ बिल्स ऐसे थे जो 2020 से उनके पास पेंडिंग थे। तो गवर्नर साहब क्या कर रहे थे? ना ही उस बिल पर साइन कर रहे थे और ना ही उसको वापस भेज रहे थे असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, तो ऐसे सिनेरियो को क्या कहते हैं? तो पॉकेट वीटो कहते हैं। जब गवर्नर साहब ना ही उस पर साइन करे और ना ही उसको असेंबली में वापस भेजे, इसका मतलब है कि अपनी पॉकेट में रखकर भूल जाए, है ना। तो इसी इनएक्शन से परेशान होकर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी, वो कहाँ पहुँच गई? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई न्याय के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो हमारा ये जो आर्टिकल 200 है, ये गवर्नर को 3 ऑप्शन देता है। जब गवर्नर के पास स्टेट असेंबली से कोई बिल आए तो पहला ऑप्शन ये है कि वो ग्रांट एसेंट करेंगे, यानी कि गवर्नर साइन द बिल एंड इट बिकम्स लॉ, मतलब उस पर साइन कर देंगे बिल पर और बिल जो है वो लॉ बन जाएगा। ये ऑप्शन पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि विथ होल्ड एसेंट, यानी कि रिटर्न कर देंगे, मतलब अगर गवर्नर को उस बिल पर कोई भी ऑब्जेक्शन लगेगा, है ना, ऑब्जेक्शन लगेगा तो गवर्नर उसको क्या करेगा कि उसको वापस असेंबली में भेज देंगे। किस चीज़ के लिए? रिकंसिडरेशन के लिए, है ना। और एज सून एज पॉसिबल भेजेंगे, एज सून एज पॉसिबल। किसको भेजेंगे? बिल को भेजेंगे। किस चीज़ के लिए? रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? तो वापस स्टेट असेंबली में भेज देंगे, है ना, जहाँ से वो बिल आई थी गवर्नर के पास। और तीसरा ऑप्शन क्या है गवर्नर के पास? ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा था, और ये तीसरा क्या है? रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि अगर मामला सेंसिटिव हो, है ना, तो क्या करेंगे गवर्नर कि उसको प्रेसिडेंट के राय के लिए, यानी कि एडवाइस के लिए रखेंगे, कि रिजर्व करेंगे कि वो प्रेसिडेंट को वो भेज देंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 200 इसी 3 गवर्नर के पावर के बारे में बात करती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ग्रांट एसेंट, विथ होल्ड एसेंट और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्या हुआ कि
प्रेसिडेंट के पास जब ये बिल्स आए तो जो तमिलनाडु गवर्नर थे, गवर्नर के पास जो बिल आए तमिलनाडु के, तो उन्होंने क्या किया, उस पर होल्ड कर दिया। और जब असेंबली, वहाँ की जो स्टेट असेंबली थी, वो दोबारा गवर्नर के पास भेजे बिल को पास करके, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बिल को अब प्रेसिडेंट के पास भेजूंगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसी बात पर ऑब्जेक्शन हुआ। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के खिलाफ है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या मूव हुआ वो देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट्स पावर मूव। ठीक है, तो इन अप्रैल 2025 अ लैंडमार्क जजमेंट सेट 3 प्रिंसिपल्स टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी एंड एंड दिस गवर्नर्स पॉकेट विटो। तो क्या हुआ कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया, जो गवर्नर की पावर पर एक बड़ा चेक था। गवर्नर के पास 3 मेजर पॉइंट, मतलब उनको 3 मेजर पॉइंट दिया गया। ठीक है, 3 यहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो पहला क्या था कि एंड ऑफ पॉकेट रूल, यानी कि जो पॉकेट वेटो था वो ख़त्म हो गया। अब कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि गवर्नर बिल पर बैठ नहीं सकते हैं, मतलब अपनी जेब में नहीं रख सकते। अगर आपको पसंद नहीं आया, इट मीन्स कि अगर बिल में आपको कुछ ऑब्जेक्शन लग रहा है तो आप उसको वापस स्टेट असेंबली में भेज दो। साइलेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन, साइलेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर गवर्नर। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि रीपास्ड बिल्स आर मैंडेटरी, मतलब द असेंबलीज विल इज बाइंडिंग, यानी कि अगर असेंबली ने वही बिल दोबारा पास कर दिया तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। किस चीज़ का, कि उन्हें जो वो बिल है उसको साइन करना ही पड़ेगा। ये क्या हुआ, मैंडेटरी हो गया, यानी कि करना ही है आपको। ही कैन नॉट रिफर इट टू प्रेसिडेंट एट दैट स्टेज। अभी यहाँ तमिलनाडु स्टेट ने गवर्नर ने यही किया था ना कि वो बिल्स को वो बाद में जब स्टेट असेंबली ने उनको वापस बिल पास करके भेजा, तो वो फिर बोलते हैं कि हम ये जो बिल है उसको प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। तो यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब जब वापस स्टेट असेंबली ने भेजा है आपके पास, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप साइन करना ही है, आप इसको वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज नहीं सकते हैं। और तीसरा क्या हुआ, तीसरा जो है वो ट्विस्ट था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डीम्ड एसेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने आर्टिकल 142, ये रहा आर्टिकल 142 का पावर, जो उनके स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो यूज़ किए सुप्रीम कोर्ट, और उनका डिसीजन था और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम मानते हैं कि ये जो 10 बिल्स है, ये जो 10 बिल्स हैं, इस पर साइन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और वो बिना गवर्नर के फिजिकल साइन के ही कानून बन गए। वो जो 10 बिल थे उस पर गवर्नर का तो साइन हुआ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अब हम मान लेते हैं कि ये बिल जो है वो साइन हो चुका है और ये वो जो बिल थे अब लॉ बन चुका। ठीक है, तो कोर्ट ने सिर्फ डिसीजन ही नहीं सुनाया इस केस में, बल्कि काम करने के लिए एक डेडलाइन फिक्स कर दी। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहे। तो कोर्ट ने क्या किया, 4 न्यू रूल्स बताए। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो पहला, कोर्ट ने कहा कि अगर मिनिस्टर्स की एडवाइस पर बिल रोकना या फिर प्रेसिडेंट को भेजना है तो कितने महीने का टाइम होगा, 1 मंथ का टाइम होगा। ठीक है, गवर्नर के पास, गवर्नर को इतने दिन में करना होगा। दूसरा क्या बोला उन्होंने कि अगर गवर्नर खुद बिल से सहमत नहीं है, उनको कुछ ऑब्जेक्शन है, तो 3 महीने में ऑब्जेक्शन के साथ बिल को वापस भेजना होगा उनको। तीसरा क्या बोला कि अगर गवर्नर अपनी मर्जी से बिल प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहते हैं तो वहाँ भी उसके लिए 3 महीने का उनके पास लिमिट है, मतलब 3 महीने का टाइम है, लिमिटेशन लग गया 3 महीने का। और चौथा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर असेंबली ने बिल दोबारा पास कर दिया है तो गवर्नर के पास 1 मंथ, यानी कि ये रहा 1 मंथ के अंदर इमीडिएटली साइन करना पड़ेगा गवर्नर को, तुरंत, है ना, साइन करना पड़ेगा। तो इस दोस्तों, मतलब इस जो ये जो केस है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा
कि जो डेमोक्रेसी है वो सुप्रीम है। डेमोक्रेसी इज सुप्रीम। गवर्नर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, लेकिन जो असली पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है ना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम लोग चूज करते हैं, मिनिस्टर्स, है ना। तो गवर्नर इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसका रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पास बिल आया तो आप उस पर साइन, मतलब उसको रखे रहो, ना साइन करो ना उसको वापस भेजो, ये गवर्नर अब इसका उनके पास राइट नहीं है। तो यही है कि जो सुप्रीम है वो डेमोक्रेसी है इंडिया में, और जो असली पावर है वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है। तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इस केस में वो बिल्कुल सही था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।